अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 3 का। तो मेरे बच्चों आज हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि बीच में ईद की छुट्टियां आ गई हैं, तो कंटिन्यूटी के अंदर नहीं रह सकेगा। जो काम साथ साथ करना था, जैसे जैसे हाफ लेक्चर में इसका सवाल डिस्कस होना था, फिर इस तरह से टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो डिस्कस होना था, वो दोनों काम मैं आज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बस कर दें अब ये कम नहीं आप बोल रहे हैं, हम क्या क्या करना है हमने पढ़ के, कोई बात नहीं, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। ठीक है, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। बोले बोले हम ईद के बाद पढ़ लेंगे, ईदों बाद चुप कर जाएं जी। बेटो आप लोगों को मैंने कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल 1 2 3 में से 2 करवानी है आज, ये जैम वाली भी और गीगा इनकॉर्पोरेशन। तो पहले जैम वाली करते हैं, तैयार हैं? अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये रिजवान वाला सवाल किया था, रिजवान इंडस्ट्रीज, कितने बच्चों ने किया? आप में से हो गया था? सोल्यूशन कहाँ से देखा? चले इसका सोल्यूशन फिर आईक्यू की बुक से सेम ही होना है, लेकिन अपने फॉर्मेट के ऊपर चाहिए तो फिर थोड़ा इंतज़ार कर लें। मुझे नदीम याद करवा देंगे आज रात को, मैं फिर इंशाल्लाह वो बना दूँगा। ठीक है, अपने फॉर्मेट में। वैसे अपना फॉर्मेट को इतना बड़ा फ़र्क है नहीं, लेकिन चले मैं कर दूँगा। ठीक है, वैसे इसमें कोई मसला आया किसी चीज़ में? तो इसमें शायद टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालना एक मसला था, क्योंकि यहाँ पर बैचेस प्रोड्यूस हुए हैं सारे साल के लिए, ऐसे ही है ना। असल मसला सिर्फ ये था कि जो डाटा गिवन था कॉस्ट पूल रुपीज़ के अंदर और कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम जो था ये फॉर द ईयर था। तो जब हमने इस कॉस्ट को इस वॉल्यूम से डिवाइड करना था, तो जो OAR जिसको कहते थे हम, एक्टिविटी बेस्ड जो रेट आना था, वो पूरे बिजनेस का एज अ होल आ जाना था। लेकिन उसके बाद इस ऑर्डर के ऊपर, यानी ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, RI11, इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन अप्लाई हो रही थी। परचेज ऑर्डर इसके डिफरेंट थे, आउटपुट इसका अलग था, प्रोडक्शन बैच इन बैच साइज इन यूनिट्स ये अलग था। यानी ऊपर से तो हमने रेट निकाल लिया। चलो क्विकली कर लेते हैं इसको डिस्कस। ज़रा मुझे बताते जाओ क्या आता है जी। 750 डिवाइडेड बाय 750 रुपीज़, 750,000 है ना। ये कॉस्ट पूल है, इसको डिवाइड करते जाएं। हमने ये काम करना है। इधर देखें, एक मिनट, एक दफ़ा लिख लेते हैं, जान छुड़ाएं। हमने कॉस्ट पूल को डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर से। ज़रा क्विकली बताते जाएं, किसी ने नहीं भी किया तो चलो उसका डिस्कस हो जाएगा। जल्दी करें, ये वैसे मेरे प्लान में नहीं था। ₹50 पूरी बात करें। पर परचेज ऑर्डर, डन जी। उसके बाद 11-20 डिवाइड बाय 28,000, 400 या 40 पर बैच। उसके बाद ₹12 पर मटीरियल रिक्विजिशन। क्या होती है बताया था ना, कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये लग रहे होते हैं। तो जो मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो पड़ा होता है स्टोर के अंदर। तो जितनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपके स्टोर वालों को, और वो वहाँ से इशू करेंगे आपको मटेरियल जो है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट है। अच्छा जी, सबसे बेस्ट जो बेसिस हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए, वो कौन सी हैं? इंस्पेक्शन आवर्स हैं। बेसिक बात तो ये कि इंस्पेक्शन आवर्स होने चाहिए। सवाल में ना हो तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स या इंस्पेक्शन से भी गुजारा चल जाता है। ठीक है जी। 20 पर इंस्पेक्शन से डिवाइड किया ना। ठीक है जी। नेक्स्ट, ₹3 व्हाट पर मशीन आवर। ठीक है जी। तो ये हमारा वो दरमियान वाला कॉलम बन गया। हम क्या करते थे जी, कॉस्ट पूल नंबर 1, फिर कॉस्ट ड्राइवर नंबर 2, और फिर नंबर 3 पर हम ये एक्टिविटी वाइज FOH रेट निकालते थे। ये निकला है, ठीक है ना। अपना टेबल, अब टेबल फॉर्म में तो बना ही सकते हैं ना। उसके बाद फिर हमने एक ही प्रोडक्ट थी जो आगे रखनी थी, और ये जितने रेट्स हैं ये मल्टीप्लाई करते चले जाना था। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट है वो ₹50 पर ऑर्डर है, और इसके ऑर्डर्स कितने हैं? तो ये तो सुकून से ₹50 से मल्टीप्लाई होकर
1250 आ गया, यही एग्जैक्ट रुपीज़ में ये। ओके जी, नेक्स्ट। उसके बाद जी 40 पर बैच था और यहाँ पर आउटपुट इन यूनिट्स है, बैच नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना था, तो एक छोटी सी वर्किंग अब यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एक वर्किंग हमने ये भी, वैसे उसने क्या मांगा था, कैलकुलेट द यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, यानी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो जो हमारा टेबल था फिर उसको रिक्वायरमेंट ही कह दें, उसी में ही निकल आएगा, फिर अलग से क्या उसको वर्किंग लगे। तो इसका मतलब वर्किंग वन फिर मैं ये करने लगा हूँ, ठीक है। पहली वर्किंग मेरी यहाँ पे हो रही है, जिसमें मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस जो हैं वो निकाल लेते हैं जी, इधर करके करते हैं वर्किंग वन, नंबर ऑफ बैचेस, यहाँ पे बल्कि यूँ लिख लेते हैं। छोटी छोटी वर्किंग्स होती हैं, वर्किंग्स की हेडिंग दें और ऐसे नंबर 1 2 3 करते जाएं जी। नंबर ऑफ बैचेस, मेरे ख्याल में सवाल पूरा फिर वो बस टेबल ही रह जाएगा, वो तो आपने बना ही लिया होगा। नंबर ऑफ बैचेस निकालने हैं जी। अब 15,000 आउटपुट है और कोई साइज बैच का गिवन है कहीं पे, 15,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय कहाँ 100, नीचे लिखा हुआ प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, तो डिवाइड बाय ये 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और 100 यूनिट्स पर बैच थे, ठीक है। 150 बैचेस, ठीक है जी। अब 15,000 और 100 को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, कितने, 150। अब इस 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹40 से, जो हमारी पर बैच कॉस्ट ₹6,000 आ गए, ठीक है जी। समझ आती है बात, यानी वो डायरेक्ट जो है वो हम, अब डायरेक्ट फिगर हमें नहीं मिली, वो जिसके साथ डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं थी जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मटेरियल रिक्विजिशन पर बैच, अगेन पर बैच, और बैचेस ऊपर। अब वर्किंग वन में बैच निकल आए हैं, तो वर्किंग टू के अंदर अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। अब बैचेस कितने हैं, 150, ये कहाँ पे मिले हमें, वर्किंग वन से। समझ आ रही है बात की। और हर बैच पर कितनी रिक्विजिशंस होती हैं, रिक्विजिशन का मतलब होता है कि कितनी बार आपको मटेरियल मंगवाना पड़ता है। तो एक बैच जब लगाते हैं प्रोडक्शन का, तो उसके लिए 6 बार मटेरियल रिक्वायर करना पड़ता है, या 6 किस्म का होता होगा, 6 रिक्विजिशंस बाहर आ जाती हैं, ठीक है। वो 6 बार मंगवाना पड़ता है या 6 किस्म का मंगवाना पड़ता है इस प्रोडक्ट के लिए, वो हमें नहीं पता। बस 6 रिक्विजिशंस जाती हैं, 6 दफ़ा रिक्वेस्ट जाती है जो प्रोसेस करनी पड़ती है मटेरियल डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना जी। तो ये कितना आ गया, 6 है, तो ये कितना बना, ठीक है। तो ये असल में मैंने यहाँ पर ही कर लेना चाहिए था मुझे, इंटू 6, लेकिन चलो मैं वहाँ पे वर्किंग कर रहा था, तो ये 900 आ गया रिक्विजिशंस इंटू, ओ सॉरी, जगह तंग देख के ना मैं भी क्या, चलो जी 900 इंटू ₹12 पर रिक्विजिशन है, आंसर इज 10800, 10,800, 6,000 और 1250 जी। इजी सवाल है ये तो बहुत, ये तो आ जाए बस, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आया नहीं। हालांकि ऐसी चीज़ छोड़ के जाने वाली होती है, जब आप रिवीजन में जब भी कभी बैठेंगे, इसके शायद 2 सवाल मैं लिख दूंगा रिवीजन प्लान के अंदर। ओपन उस दिन मैंने बंद कर दिया, ओपन किया हुआ था, मैं आपको दिखाता। 2 से 3 सवाल अगर इसके करने भी हों, तो मेरे ख्याल में जब कभी आप रिवीजन पे बैठे 1 घंटे में ये रिवाइज हो जाएगा, 1 नहीं तो 1.5 में हो जाएगा। ऐसी चीज़ तो छोड़ने वाली होती ही नहीं है जो इतनी आसान हो, करके रखो, कभी कभी किस्मत जावरी दिखा जाए, ऐसी चीज़ आ जाए पर्चे में तो मौज है। जैसे इस दफ़ा आ गई थी, 10 नंबर का सवाल था। अब कितना कुछ टॉपिक है जिसमें से 10 नंबर का सवाल आ जाए, ठीक है। इंस्पेक्शन पर बैच, इंस्पेक्शंस पर बैच, और वो अगेन वही वाला मामला हो गया। बैचेस कितने हैं जी, 150, यहीं पे कर सकते हैं। वर्किंग 3 वैसे तरतीब आपकी ये चल रही होगी पर्चे के लिए, तो ठीक है ना, आपने ऐसे करके वर्किंग 3 लिखी होगी। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, बिल्कुल हल्की आंच पे पढ़ाऊंगा आज, पता ही आप लोगों को। 150 बैचेस हैं और हर बैच पर एक इंस्पेक्शन लगती है। और यार ये तो ऐसी ही आपने वर्किंग करवाई, चले तो ये आ गया 150 ही इंटू ₹25 एक इंस्पेक्शन पर लगे, 3750। उसके बाद ओके, मशीन आवर्स पर यूनिट, बनाए कितने यूनिट,
अब टोटल मशीन आवर्स निकालने हैं, 15,000 यूनिट्स बने और हर यूनिट पर 0.1 आवर लगा। 0.1 आवर आवर्स में गिवन है। मसला तब आता जब वो यूँ कहता 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये तो आवर्स में गिवन था। ठीक है जी, 1500 आवर्स आ गए। ठीक है जी, 1500 आवर्स आ गए, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया जी, इंटू 15,000 किया। ये मैं वैसे यहीं पे करता जा रहा हूँ, 2 दफ़ा कर रहा हूँ वैसे, आपस की बात है। चलें खैर, तो ये 15,000 आ गया। अब एक मशीन आर का 1500, सॉरी, एक मशीन आर कितने का पड़ता है हमें? ₹3 का। लो जी, ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल करो, 203। मेरे ख्याल में और तो कुछ नहीं था, डिवाइड बाय 15,000 करो और बताओ आंसर। 20300 था, डिवाइडेड बाय 15,000, क्योंकि उसने पर यूनिट मांगा है ना, तो यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट। ये सही है आंसर, चेक किया था, आ गए हो तुम? अच्छा, आज मैंने पढ़ाना भी नहीं है यार, बता रहा हूँ। नहीं, ये पढ़ी तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जी। टोटल गलत लग गया ये वाला 26, तो नीचे रेट सही निकाला है उन्होंने, जालमों ने 26। वो तो उन्होंने तो कहता है सही है 1 पॉइंट, इसी तरह का ही था ना, 1 पॉइंट तक मुझे याद था सर, आगे क्या था मुझे नहीं याद। देख लेते हैं यार आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। लेट मी देख, अब नहीं हुन नहीं। डिबला बड़ी जी, अभी तो रिक्वायरमेंट कह रहा है वो, अभी तो रिक्वायरमेंट पे पहुंचा है जी। 1.75 सही है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है, एज यू नो। ओके, ठीक है, चले। अच्छा जी, उसके बाद जैम एंटरप्राइजेस, एक अच्छा सवाल। क्योंकि इसके अंदर वो गया है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट तक। प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट का मतलब सेल लेस एक्सपेंस माइनस कॉस्ट, जो कि मेनली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल ही थी। ठीक है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट ही थी। तो एंड तक जाना है हमने, ये क्विकली करते हैं, अब ये बोर्ड पे कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट को जहन में रख के चलना है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन ये टोटल की बात ही कर रहा है, पर यूनिट तो प्रॉफिट नहीं ना मांग रहा, प्रोडक्ट वाइज जरूर कह रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉफिट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेल लिखेंगे, ये अब मैं नक्शा आप बना रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं ये लिखाऊंगा जाके। ठीक है, सेल में से लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। जीपी होता है, हाँ वही प्रॉफिट वो मांगा, वो प्रोडक्ट वाइज होगा, तीनों प्रोडक्ट्स लिखी होंगी आपने। तो इसका मतलब मुझे सेल चाहिए तीनों की, और कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। ठीक है, सेल तो मुझे, अच्छा वो कह रहा है सेल्स, सवाल पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जैम एंटरप्राइज, पहले पैरा में क्या लिखा जरा देख लें, काम की चीज़ ना निकला है। जैम एंटरप्राइज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिशिंग इक्विपमेंट फॉर, अच्छा फिशिंग इक्विपमेंट फॉर फिशिंग इंडस्ट्री सिंस अ डेकेड। Recently, some of other manufacturers newly entered in the same business of Jam Enterprises. As a result, a price competitive situation has occurred in the market. To handle this situation, Jam want to offer best prices for the product as compared to competitors. वही वाली बात आ गई, अब सही करेक्ट वो प्राइस कोट करना चाह रहे हैं। तो जैम अब हर प्रोडक्ट का ना JAM, अब वो क्योंकि वो शायद पहले कोई सिंगल OAR यूज़ कर रहे हो, जिस वजह से बस वो ओवरहेड तकसीम तो हो जाते हैं लेकिन बहुत एक्यूरेटली नहीं होते। अब कंपटीशन इतना आ गया है, कोई प्रोडक्ट जे का कंपेटिटर आ गया होगा, कोई ए का, कोई एम का, तो ये चाहते हैं कि करेक्ट कॉस्ट निकले ताकि हम कंपेटिटिव प्राइस दे सकें। ठीक है, wants to offer best price for the product as compared to competitors. ठीक है, जैम एंटरप्राइज changed his costing approach to ABC from traditional full costing approach. ठीक है, the following budgeted information is related to Jam Enterprise for the forthcoming period. सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स में गिवन है, सेल्स और प्रोडक्शन सेम होने का मतलब क्या है,
मतलब क्या है? हाँ, मतलब कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? जो प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है नहीं, तो वही कॉस्ट ऑफ सेल भी बन जाएगी, ठीक है। सेलिंग, अच्छा सेल्स आ गई यूनिट्स और सेल प्राइस आ गई, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेल्स में आ जाएंगी। सेल्स निकल आएगी। बोलो सेल्स कैसे निकालेंगे आप? हाँ जी, पर यूनिट सेलिंग प्राइस को सेल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी आपको दोनों को ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पर यूनिट है, पर यूनिट, तो इसको भी प्रोडक्शन से, अब इसको प्रोडक्शन से, अच्छा एक बात याद रखना, उसूली बात, सेल्स निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रोडक्शन की कोई भी कॉस्ट होगी उसको निकालने के लिए आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करना। अभी ये सवाल सेम है, लेकिन अब मैं बेस बना रहा हूँ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की, जिसके अंदर आगे जाके मसले आएंगे, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। फिर अगली बात बताऊँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं टोटल निकलने के लिए, लेकिन जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल यूनिट्स के साथ हो रहे थे। ये ज़रा ध्यान रखना है आपने। आप ये अब अगली मंजिल की तैयारी थोड़ी थोड़ी हमने शुरू की, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर हम ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो इस दफ़ा तो चूँकि प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स है तो मसला ही कोई नहीं। आपकी सेलिंग प्राइस भी 30,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई हुई और आपकी प्राइम कॉस्ट भी 30,000 से मल्टीप्लाई हुई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे सेल यूनिट्स होते 30,000 और प्रोडक्शन की होती है हमने 32,000, 2,000 क्लोजिंग स्टॉक होता, ऐसे है ना। अब ये जो प्राइम कॉस्ट है ये 32,000 से मल्टीप्लाई होती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, वो अलग बात है। कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हम क्लोजिंग को माइनस करते, फिर वो अपनी जगह पे ऐसे होता है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, फिलहाल तो सिंपल सवाल चला, मशीन आवर्स पर यूनिट है, तो अब मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है। अब देखो ना, या तो डायरेक्ट मटेरियल होता है खर्चा या डायरेक्ट लेबर होता है, बाकी तो सारे क्या होते हैं? FOH, बाकी क्या होते हैं? FOH। तो अब वो FOH के लिए शायद ये मशीन आवर्स यूज़ हो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो उसने बता दी है, ठीक है। अभी तक FOH बताया नहीं उसने। लेबर आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, ठीक है। द ओवरहेड्स दैट कुड बी रीएनालाइज्ड इनटू कॉस्ट पूल्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर, उसने वो जो कहता है खर्चे जो मेरे थे ना जी, हमने बड़े ध्यान से बैठ के उनको रीएनालाइज किया और उनके पूल्स बनाए हैं, ठीक है। पहले जो खर्चे ऐसे ही बिखरे होते ना डिपार्टमेंट वाइज, जैसे भी चल रहा था, ठीक है, हमने उनको ज़रा थोड़ा सा रीएनालाइज किया, यानी कि कौन कौन से पूल्स हम बना सकते हैं। तो ये मशीन सर्विसिंग, असेंबली, सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग और परचेजिंग, हम ये कुछ पूल्स बना पाए हैं। ये कॉस्ट पूल की जो कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल, और ये आगे उसने ड्राइवर भी खुद बता दिए और उसकी क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, सही है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो FOH निकल आएगा एक्टिविटी वाइज, ठीक है। फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स और नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर्स। अब मशीन सर्विसिंग के लिए क्या नंबर ऑफ सेटअप्स मुनासिब है? वो किस लिए है? वो तो सेटअप कॉस्ट के लिए। नंबर ऑफ सेटअप तो सेटअप कॉस्ट को लग गए। नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग को लग गए, और नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर्स, सप्लायर हमारे के ऑर्डर्स परचेजिंग वाले आ गए। अब ये तीनों बेसिस तो यूज हो गई। जरूरी तो नहीं है एक के ऊपर दो बेसिस ना लग सके, लग सकती हैं। इनमें से भी कोई और बेस यूज हो सकती थी आपकी ऊपर असेंबली और मशीनिंग में, लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा कि सेटअप का क्या ताल्लुक मशीन की सर्विसिंग से, या कस्टमर के ऑर्डर का या सप्लायर के ऑर्डर का क्या ताल्लुक मशीन के खर्चों से। तो इसका मतलब फिर मशीन की सर्विसेज के लिए आपके पास मुनासिब बेस क्या बनती है? मशीन आवर्स। ये शायद इसलिए गिवन थे। और असम्बल कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो असेंबली सर्विसेज जो है वो लेबर आवर्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कहानी थी। अब इसको ज़रा क्विकली हम कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमें अवेलेबल है, ठीक है, उसको निकाल लेंगे फ़ौरन। क्वेश्चन नंबर जी, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या दिए हुए हैं?
तो ना बताते तो मैं तो वो बात कर दी, मैं तो पहले पढ़ा के गया था ना कि ड्राइवर दिए हुए हैं। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि ये तो सवाल की आसानी है ना, कि उसने, मैंने ये पिछले सवाल में आपको कहा था कि ये सवाल को सवाल है, ये तो जवाब ही है, समझे। वैसे वो अक्सर बता देता भी है ABC में आकर, अक्सर बता देता है, लेकिन भाई आपको खुद भी बताना चाहिए। मुनासिब लग रहा था क्या कि बैच साइज लें मशीन से रिलेटेड खर्चों के लिए, जब मशीन आज मौजूद है तो वो मुनासिब था ना, तो मैंने इस तरह से बोला था। बाकी इस सवाल में तो कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, वो ऑलरेडी बताया हुआ था उसने, वही यूज़ करने। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कोई और है और यहाँ पर वो खुद बता दे कुछ और, तो फिर तो सवाल वाले तो वैसे ही यूज़ करना मजबूरी है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? क्वेश्चन नंबर 7 है आई कैप स्टडी टेक्स्ट कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल, ओए ना ही नहीं मुक रहे, ठीक है जी, जैम। जी बच्चों, प्रोडक्ट वाइज तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, और प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे तो JAM आगे लिख देंगे, ठीक है। रुपीज़ इन रुपीज़, बस रुपीज़ में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्रॉफिट स्टेटमेंट जो है इसमें सेल्स आएंगी। सेल्स कैसे निकालेंगे जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू सेल यूनिट्स सोल्ड। वो सेम है पर उसूल तो ना गलत कर दें। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जिंदगी आसान कर ली, ठीक है। सही है, चलें ऐसे ही। वैसे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि टॉप के ऊपर हम लिख लें नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके ऊपर A लिख लें और आगे A इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये ठीक है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद जब हम आगे J, A और M लिख लेंगे तो हमें दोबारा से अब किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल में से हम उठाते जाएंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड, और हर एक के आगे सेल्स की अमाउंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है जी, ओके। इतना तो बनना ही नहीं, 3 लाइनें बननी है जी। इसी तरह से, बल्कि ये नंबर ले लेते हैं, मुफ्त के नंबर। चलो पहले प्लान कर लें पूरा। सेल्स आ जाएंगी, उसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब ओपनिंग क्लोजिंग अगर होता तो टेंशन होती, अब तो ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कहते होते थे हम? प्रोडक्ट कॉस्ट कहते थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH टोटल मिलाकर क्या बनता था? चलो, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे जी, कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये अब हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो चलो उसने दे दिया, ओवरहेड्स हमें एक्टिविटी बेस यूज करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग जाके बनेगी, ओके। तो इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। डन जी। ग्रॉस प्रॉफिट लिखें या सिर्फ प्रॉफिट लिख दें, काम चल जाएगा। उसमें प्रॉफिट वाला लिखा था, मैंने कहा चलो वही लिख दें, ओके। ले जी, अब अपना सवाल शुरू करते हैं। वर्किंग 1 अब पूरी आ जाएगी यहाँ पे, उम्मीद तो बड़ी है। वर्किंग है ना, एब्रीविएशन भी यूज कर लेंगे टिका के, ठीक है जी। मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग 1 में निकालेंगे। और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होता है, बोलो और बोलो। लेकिन उसने हमें ये करके दिया हुआ है इकट्ठा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्राइम कॉस्ट प्लस FOH, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कॉस्ट निकल आएगी जो वर्किंग, ऊपर प्रॉफिट स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। अब इसके लिए जो FOH है वो फिर अपनी तो रूटीन वाली वर्किंग कर लेते हैं। ज़रा पूरी पिक्चर सामने आ जाए, इस सवाल का फायदा ये था, ठीक है जी। तो प्राइम कॉस्ट हमें गिवन है J, A और M की अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे FOH कॉस्ट, वो हमें निकालनी पड़ेगी ABC यूज करके। तो अब इसके लिए वर्किंग नंबर 2 कर लेंगे हम। बात समझ आई? चलो वर्किंग 2 का भी फॉर्मेट मैं बना देता हूँ आपके लिए। वर्किंग 2 यहाँ पे हम निकालेंगे एक्टिविटी वाइज
एफ ओ एच कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट रेट नहीं बेटा, रेट से कॉस्ट तक पहुंचेंगे और वो टोटल होगी तो पर यूनिट तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसका क्या होता था जी फॉर्मेट, कॉस्ट पूल्स, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स, डाइवर्स नहीं ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, उसके बाद हाँ ये एक्टिविटी वाइज एफ ओ एच रेट निकालते थे, उसके बाद हाँ एफ ओ एच यानी कि जे ए और एम को वो चार्ज कर देंगे, ठीक है। ये कैसे निकला करता था जी, कॉस्ट पूल, टोटल कॉस्ट ऑफ पूल्स लिखते थे हमें ना, टोटल, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं परिचय में, टोटल कॉस्ट ऑफ पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर, ठीक है ना, पूरा लिख लेना, ठीक है यार गुजारा कर लो है जी। यहाँ पर फिर ऊपर फॉर्मूला, यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख दो, फिर ये पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, काम चलेगा, ठीक है जी। क्या है फॉर्मूला, एफ ओ एच, एफ ओ एच जो रेट आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है जी। तो जे ए और एम, ले जी सवाल तो खत्म हो गया। जब आप प्लान कर जाए ना कि कहा क्या उसने, मांगा क्या है, करना क्या है, तो उसके बाद आधा सवाल तो वहीं पे हो जाता है। इसीलिए तो मैं हर रोज़ आपको ये बात याद करवाता हूँ, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ो फिर शुरू करो करना, ठीक है। सवाल को पढ़ते हुए प्लानिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं जी। सबसे पहले सवाल के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट सामने रखी है उसमें अगर देखें तो हम सेल्स की फिगर निकाल सकते हैं, तो ये मुफ्त के नंबर हम क्यों छोड़ें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो 30,000 इंटू 4600, 20,000 इंटू 9600, 10,000 इंटू, अच्छा मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ रही है कि इन तीनों की वर्किंग शो करूं, कि चल जाएगा काम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिर पर्चे में पूरा लिख देना, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सवाल के अंदर नहीं, तसल्ली करी मेरी नहीं होगी, मुझे पता है जी बच्चों। सेल्स जो है वो आपने तीनों की शो करनी है, ठीक है। वर्किंग कर लेते हैं, सारे सर थल्ले मिटाना पैना, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो जी। सबसे पहले जे के यूनिट्स बताओ, 30,000 इंटू 4600, मैं रुपीज शुपीज नहीं लिख रहा वैसे, ये बचत कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 30,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 4600 पर यूनिट, ठीक है। दूसरा बताओ 20,000 इंटू 90, नजर आ रहा है एंड पे, ये मार्कर जरा ब्लू वाला सही हो तो फिर शायद और बेहतर नजर आए। उसके बाद जी तीसरी प्रोडक्ट कौन सी है, एम, एम के यूनिट्स और 7400, ठीक है जी, गुजारा हो जाएगा। अब लिखो सेल 138 मिलियन है, डाटा ज्यादा किस में गिवन है, 1000 में, तो 1000 में ही कर ले, ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड जी। दूसरा 192,000, तीसरा 74,000, ठीक है जी, ओके। यहीं से अलग कर देते, ले जी। अब क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल का वैसे तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस परचेजेज अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, और प्रोडक्शन अगर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में सिखाऊंगा इंशाल्लाह ये बात, ठीक है। और लेस करते हैं हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो है कोई नहीं, इसलिए जो प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, परचेज नहीं कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे के सारे सेल भी हो रहे हैं, तो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल बनते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अब मुझे यहाँ पर यही 30,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर 20,000 यूनिट्स है और यहाँ पर 10,000 यूनिट्स। जो चीज़ नहीं है वो कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, उसको निकालने अब हम यहाँ पहुँचे, ठीक है।
और प्राइम कॉस्ट सवाल के अंदर उसने हमें बता दी थी। पर यूनिट प्राइम कॉस्ट कितनी है जी? 3100, 8300 और 6400। 3100 ये पर यूनिट है प्राइम कॉस्ट, ज़ाहिर ऊपर लिखा तो है पर यूनिट, ठीक है। 3100, 8300, 6400। अब एफओएच पर यूनिट मिल जाए हमें, उसके लिए ये वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। इससे आगे अब वैसे भी इधर देखें तो आपको बेस गिवन है, अगर वो गिवन है तो कॉस्ट अब खत्म हो गई, ठीक है। अब जब हम एफओएच निकालने चले तो ये कॉस्ट पूल्स हैं, ये डिफरेंट कॉस्ट हैं एफओएच की, जिनको हमने अब बांटना है, ठीक है। तो मशीन सर्विसिंग, असेंबली, सेटअप कॉस्ट, ये सारों के नाम लिखने हैं, टोटल अमाउंट लिखनी है और यहाँ से बेस भी लिखते चले जाना है, ठीक है। तो लिखें जी मशीन सर्विसिंग 18,000, ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड्स चल रहा है ना जी, ठीक है। रुपीज़ इन थाउजेंड्स लिख लेना ना ऊपर जी। नाम क्या है जी? मशीन सर्विसेज या सर्विसिंग? मशीन सर्विसेज जी। कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स नहीं, गिवन गिवन होता है कि उन्हें बांट के दिया हुआ है, ठीक है। बेस ये है, एलोकेशन खुद करनी है, ठीक है। बांट के दिया होना गिवन था वो डिपार्टमेंटलाइजेशन में, ठीक है। एलोकेशन आप कर रहे हैं ना जी। अब क्या है जी कॉस्ट? 400। अब ये 1000 में ले लिए तो आर्स पर यूनिट गिवन है, बोलो ये तो निकालने पड़ेंगे, ये अब छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्किंग 2.1 हम क्या निकालने लगे हैं जी? मशीन आर्स, ठीक है। पर नहीं, टोटल 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 यहाँ हमें क्या चाहिए होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर, ठीक है। तो हमें टोटल मशीन आवर्स चाहिए। 2.1 वर्किंग में हमें क्या चाहिए? टोटल मशीन आवर्स। तो जे के लिए कहता है कितना टाइम लगता है जी एक यूनिट पर? 2.5 आवर्स। और कितने यूनिट्स बनाए? 30,000। तो 2.5 इंटू, ये पूरा लिखूं अंग्रेजी में, चलेगा काम? 2.5 आवर्स, 2.5 मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स जी। ये 30,000 यूनिट्स हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ? ये यूनिट्स हैं, अच्छा। ये तो फिर टोटल यूनिट्स निकले हैं ना, बोलो। चले कर लेते हैं फिलहाल। जे के बाद ए के ऊपर कितने आवर्स लग रहे हैं? 5.5 है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये रुपीज इन थाउजेंड है? क्या ये क्वांटिटी इन थाउजेंड है? सॉरी, क्वांटिटी इन थाउजेंड तो नहीं है ना, ये टोटल यूनिट्स निकले हैं, ठीक है ना। हाँ, ये 1000 में पड़ा है और ये टोटल यूनिट्स निकले हैं। डिवाइड करते हुए फिर ध्यान रखना ज़रा, ठीक है ना, दोनों को एक जैसा रखना होता है, ओके जी। तो ए के ऊपर लगते हैं जी 5.5 आवर्स पर यूनिट, और ए की प्रोड्यूस किए हैं 20,000 यूनिट्स, 1,10,000। आप में से FAR 1 किस किस ने पढ़नी है? ओह सॉरी FAR 2, चले 1 भी, हाँ सही है, पढ़ के जाना ना, सारा शुक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इससे अगली क्लास वो है ना FAR 1, ठीक है, गुजारा ये चल जाता है कि जो कल सवाल कराए एक वो करना है और एक वो अलग थलग वाला काम करना है। स्पॉटनिक जी। जी बेटा, ये पर यूनिट है बेटा। बेटा एक मिनट, सैलरी रुपीज इन थाउजेंड तो ये पड़े हैं, इनके ऊपर कहाँ रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, यही ना। तो बेटा जब यहाँ से जब कॉस्ट निकलेगी, जब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो फिर 1000 में शो कर देंगे। ये 1000 तो सिर्फ यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे तो ये तो 1000 नहीं है ना, ये तो कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है, ओके। मैं लिखना चाहिए था ऊपर रुपीज इन थाउजेंड, लिखूं कोशिश करके, रुपीज इन थाउजेंड सिर्फ यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है जी, ओके। नजर तो नहीं आ रहा आप लोगों को, मुझे लगता है रुपीज इन थाउजेंड मुसीबतें पाता है सर जी सी अपने आप में है। जे
ए और एम, सिर्फ ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स है। यहाँ पे आके मैं इसको रोक दूंगा। ओके, इससे नीचे नीचे जो कहानी है वो अब डिपेंड करेगी क्या चीज़ कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी ये पर यूनिट कॉस्ट है और यहाँ से भी हम कॉस्ट पर ड्राइवर निकाल रहे हैं। अब ये जो रुपीज़ उठाए हैं ना, ये थाउजेंड्स वाले उठाए हैं, मैं इसको भी बराबर कर देता हूँ। कहाँ लिखा हुआ रुपीज़ इन थाउजेंड? अब ठीक है, चलो, यानी कि सिर्फ वहाँ पे जाकर रुपीज़ इन थाउजेंड होना, उसके अलावा करते ही नहीं कहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये टोटल मशीन आवर्स, हाँ जी, एम पे कितने लगेंगे? मैं कह नो सारा सवाल समझ आ रहा है वैसे तो, वैसे तो बोरिंग क्लास है आज, है ना, मार्जिनल ऑप्शन शुरू होता, आज मज़ा आता, लेकिन क्या करेंगे, ईद आ गई। कितने जी आवर्स कितने? 4.5 4.10,000 जी बेटा, और ग्रैंड टोटल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसे 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 तो नहीं, चेक कर ले यार, एक चेक हो गया तो बाकी भी शायद चल जाए। क्या ख्याल है? एक चेक हुआ है तो, लेकिन भाई ये दिए नहीं होते, गीगा वाले सवाल में गिवन थे, नहीं गिवन थे, तो उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है साथ साथ। ठीक है, हम जब इन मशीन आवर्स को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने चेक किया एक को करके तो लगा कि जी ये तो यही निकला है, इसका मतलब फिर लेबर आवर्स भी ऐसे ही निकलेंगे, इसका मतलब फिर सारा कुछ जो है वो सिर्फ ऊपर वाले दो ही यूज़ हुए हैं। चलो मैक्सिमम आपने ये वर्किंग कर भी ली तो चेक ही हो गया ना, ठीक है, लेकिन आप दूसरे की भी कर लें वर्किंग, थोड़ी देर के लिए जूम करता हूँ मैं, ये गिवन ही नहीं है, ज़रा गीगा वाले सवाल की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नीचे वाले मजबूरी थी देने, उसकी वजह क्या है, ऊपर ऐसा कोई डाटा गिवन नहीं है जिससे मैं नंबर ऑफ सेटर्स वगैरह निकाल सकूँ ना, तो ये तो चलो नीचे वाले डाटा से वो भी निकल सकता है, वो भी गायब कर देते हैं, फिर ये भी गायब कर देते हैं, फिर वर्किंग्स पे वर्किंग्स करते हैं, कर देना। ज़रा बताएं 30,000 को डिवाइड करके 70 से, नहीं 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 नहीं, नहीं तो कुछ और है, 30,000, हाँ 30,000 डिवाइड करें 70 से, जल्दी करें, 30,000 डिवाइड बाय 70, नंबर ऑफ सेटअप्स, अच्छा 70 जमा 100 जमा 80 है, टोटल आ गया। अच्छा ये भी छुपाओ, ये भी छुपाओ, ये भी छुपाओ, आगे आगे बढ़ो, कस्टमर ऑर्डर गिवन है, टोटल यही है। चलो तो फिर इसका मतलब इसको सारे को छुपाना चाहिए पर्चे के लिए, पर्चे में ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो जी जारी रखो काम को, जारी रखो काम को। ठीक है, नहीं है नहीं है नहीं है जी। अब उसके बाद क्या गिवन है जी, हमें क्या चलो हमें क्या चाहिए था, बात समझ आ रही है ना, हमें क्या चाहिए था, हमें मिल गई टोटल कॉस्ट पूल की, अब हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी ड्राइवर की, टोटल क्वांटिटी गिवन नहीं है, थोड़ी देर के लिए गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो हमने उसको कैलकुलेट किया, इसको यूज करके टोटल करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2,30,000। अब यहाँ पर हमने आके लिखना है 2,30,000 मशीन आवर्स, और इसके साथ अब हमने लिखना है जबरदस्ती वर्किंग 2.1। आंसर क्या आता है जी, इज इक्वल टू ₹80 पर मशीन। डन जी, जरा मुश्किल सवाल की तैयारी कर लेना। तो ये 230,000 मशीन आवर्स हमने निकाले वर्किंग 2.1 में। वैसे सवाल में गिवन थे, अगर गिवन हो तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन गिवन नहीं होंगे सवाल में, अगर वो सवाल ही करेगा। अच्छा सवाल तो ऐसे ही होगा कि वो आपसे ये सारी चीज़ें निकलवाएगा, यही निकलवानी। याद रखने वाली बात क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पूल को टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर पे डिवाइड करना है। जो चीज़ टोटल नहीं होगी उसे टोटल बना लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, ये अगला काम कर ही ले, फिर साथ ही करते चले। अच्छा, अब ₹80 पर मशीन आर है, और मशीन आर्स ये हमने निकाल लिए। अच्छा, अब नीचे वाले के अंदर अलग अलग थे जे और एम के, चलो शुक्र है, फिर तो हमारा काम हो गया ना, हमारा तो फायदा हो गया, यानी ये वर्किंग हमें फिर भी करनी पड़नी थी, तजर्बे से साबित हुआ ये वर्किंग फिर भी करनी। चलो अच्छी बात है, आपने भी की होगी, इसका मतलब ये वर्किंग मैंने तो वैसे छुपा दिया ना, मुझे टोटल भी मैंने गायब कर दिया, लेकिन टोटल गिवन था, पर जब आपने इसको एलोकेट करना था, हाँ भाई जे पर कितने मशीन आवर्स लगे, ए पर कितने लगे, एम पर कितने लगे, तो उस वक्त आपको ये चाहिए थे, तो ये तो आपने भी निकाले ही होंगे। खैर चलें, अच्छा हो गया, मेरी वर्किंग वन अवेलेबल है। अब 80 इंटू 75,000, 6 मिलियन आ गया। अब यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, ठीक है।
यहाँ पर आप क्या कर लें, इसको रुपीज़ इन 1000 कर लें, नहीं करना तो ना करें, 6 मिलियन कर लें, कोई मसला नहीं, वहाँ पे जाके कर लीजिएगा। बहरहाल मेरा दिल है कि अब आप कर ही लें जी। ठीक, 6000 आ गया, ये 6000 नहीं है, ये ठीक है, ओके। उसके बाद 80 इंटू 110000 8800, 80 इंटू 45,000 3600। समझ आई बात? नेक्स्ट क्या है? अच्छा सवाल है, अच्छा कंप्लीट सवाल है, इसको थोड़ा सा और कर भी लिया हमने, इसको गायब करके ज़रा और पक्का अच्छा एग्जाम लेवल का बना लिया इसको, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट असेंबली सर्विसेज, इसके लिए लेबर आवर्स चाहिए, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जी, असेंबली सर्विसेज हैं कितनी टोटल चीज़ें, 3 4 5 है, चलो अल्लाह करेगा आ ही जाएगा पूरा जी। डायरेक्ट लेबर आवर्स, अब कॉस्ट कितनी है जी, रुपीज़ जी। नेक्स्ट डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ लेबर आवर्स के साथ टोटल, तो 2.2 कर लेते हैं। वर्किंग 2.2 में हम टोटल लेबर आवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो जे के लिए एक यूनिट पर लगते हैं जी 7.5 आवर्स इंटू 30,000, 3.5 इंटू 20, 3.5 इंटू 10। यहाँ से देखने पर पता भी लग सकता है ना लेबर इंटेंसिव कौन सा और मशीन, लेकिन खैर हमने वो करना नहीं है, पर वैसे बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले 7.5 इंटू 30,000, यार बहुत ऐसी अजीब सा फारिग सा काम है, 225 है ना, कितना आसान सवाल है। क्या करें आप फिर, आज का दिन टाइम भी तो पास करना है जी। ये करवाता हूँ सवाल, मैं मजाक अपनी जगह पे, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो अगला काम करना है ना, हाफ लेक्चर जो अभी जिसके बाद करने वाला था, वो माजरत के साथ आप थोड़ा सा वेट कर लें। ईद के बाद जो पहला लेक्चर माजिद ऑप्शन का होता है, जिसमें पहला सवाल नहीं करवाता मैं, बल्कि उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फॉर्मेट्स वगैरह देता हूँ, वो ज़रा डिले करके अब मैं ईद के बाद ले जा रहा हूँ। टेस्ट 1 की डिस्कशन शुरू करता हूँ, मेरे ख्याल में 2 की भी बारी नहीं आनी, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। नहीं बेटा, 1 भी करेंगे और 2 भी करेंगे जी। इंटू 20,000, 70,000 और एम, ये भी 3.5 है जी। टोटल 3,30,000। मशीन लेबर आवर्स आ गए, ओके। अब इसको कर दो 3,30,000 लेबर आवर्स, रुपीज़ 55 पर लेबर। अब ये निकले हुए हमारे पास, ये सवाल में नहीं थे, तो इस वर्किंग से चलो ये भी निकल आए। अब करते जाओ जी, 55 इंटू 225,000 और फिर 1000 में कर दो इसको, ठीक है ना, 12 डन जी। उसके बाद 55 इंटू 70,000, 3850 000 आया होगा, तो फिर उसको आप बस 1000 में शो करते जा रहे हैं, ठीक है ना। 55 इंटू 192, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट है और 1200,000, तो सेटअप कॉस्ट, इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, रुपीज़ 1200,000 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ सेटअप्स वो वैसे ही प्लस कर दे, मेरे ख्याल से इजी दिया हुआ ना, जे और एम करके, ये देखो ना, ये यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, जे ए एम इक्वल्स करो 250। अब ये इतना सिंपल है कि इसको आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। डिवाइड बाय 250 सेटअप्स, तो रुपीज़ 4 पर सेटअप, ठीक है जी। अब 4.8, अब ये इधर नहीं है, ठीक है ना, 4.8, ये देखो 4.8 इंटू 70, 4.8 इंटू 100, 4.8 इंटू 80, 4800, अच्छा 4800, ठीक है जी। 4800 इंटू अब करते जाए, 336 480 384। एक कंप्लीट सवाल एबीसी से कर रहे हैं हम, वरना इसमें अब जान को नहीं निकली
क्योंकि हमने 2 दिन पूरे ही लगा दिए थे इस पर तकरीबन, ठीक है। तो ये आज का दिन सिर्फ इसकी तसल्ली होगी कि हाँ यार इस तक जा सकता है। बाकी गीगा वाला सवाल दोबारा ट्राई कीजिएगा, मैं अपने फॉर्मेट पे आपको सोल्यूशन करके वो भी भेज दूंगा। भाई नदीम 2 सवाल हो गए अब जो इनको मैंने देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 6, वो कौन सा देखो जरा, जाग रहा है भाई, यस जी बिल्कुल। क्वेश्चन 6 हो गया और ये गीगा वाला, ठीक है। इसको आज रात या कल तक जिस वक्त भी टाइम मिला सोल्यूशन मैं आपको अपने फॉर्मेट पर बना के भेज दूंगा। वैसे तो ICAP वाला आप अपने फॉर्मेट पे करें, एंड वाला सोल्यूशन मैच करें, इस जैसा तो मज़ा ही कोई नहीं है। CMA के अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं सोल्यूशन को प्रेजेंट करने के। आंसर एंड पे सही आ रहा है तो आप पहले खुद करें, उसको एंड पे आंसर मैच करें ICAP की किताब से, आपका मैच करेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू करें जी।